नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में रिक्टर पैमाने पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में मृत्यु दंड को रद्द कर दिया। केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने एमएसएमईज के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना यानी एमसीजीएस लॉन्च की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण यानी नक्शा नामक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में रिक्टर पैमाने पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। हिमालयी क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिकी के कारण आने वाले भूकंपों के विपरीत यह भूकंप एक अंतः प्लेट यानी इंट्रा प्लेट परिघटना थी, जो इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी के कारण घटित हुई है। भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली में होने तथा भूकंप का धरातल से मात्र 5 किलोमीटर की गहराई पर होने के कारण भूकंप के झटके अधिक तीव्र थे। आपको बता दें कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए सबसे पहले इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी के कारण आने वाले भूकंप पर बात करते हैं। यह पृथ्वी की भूपरपटी के भौतिक गुणों में मौजूद असमानताओं जैसे चट्टान के प्रकार, चट्टान के छिद्रों में तरल पदार्थ की उपस्थिति आदि के कारण घटित होने वाली भूकंपीय गतिविधि को संदर्भित करता है। भूकंप का आने चट्टानों के भौतिक गुणों में भिन्नता के कारण तनाव का संकेंद्रण होने लगता है। इससे अंततः भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। भ्रंश रेखा पर प्रभाव की बात करें तो इन सीटू हेट्रोजेनिटी के चलते भ्रंश वाले क्षेत्रों में तनाव का निर्माण होता है। इससे भी भूकंप की संभावना में बढ़ोतरी हो जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली भारत के भूकंपीय मानचित्र में जोन 4 में स्थित है, जो देश का दूसरा सबसे संवेदनशील जोन है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर दिल्ली में भूकंप क्यों अधिक आते हैं। दिल्ली भारतीय यूरेशियन प्लेट टकराव क्षेत्र के निकट स्थित है। इसमें भारतीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे भ्रंश रेखाओं पर तनाव उत्पन्न हो रहा है। वहीं भ्रंश प्रणालियों की बात करें तो दिल्ली हरिद्वार रिज भारतीय प्लेट का विस्तार है। अरावली भ्रंश प्रणाली एक गहरी भूगर्भीय संरचना है। इन दोनों के कारण ही अंतः प्लेट भूकंप आ सकते हैं। तथा सिंधु गंगा का मैदान दिल्ली एनसीआर असंगठित जलोढ़ मृदा क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को बढ़ाता है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले उथले भूकंप यानी शैलो अर्थक्वेक या कम गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप के बारे में जान लेते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के खिसकने से उत्पन्न अचानक और तेजी से होने वाला कंपन है। वहीं उथले भूकंप पृथ्वी की भूपरपटी में अपेक्षाकृत कम गहराई यानी 0 से 70 किलोमीटर पर उत्पन्न होते हैं। आपको बता दें कि मध्यम गहराई के भूकंप 70 से 300 किलोमीटर के बीच और अधिक गहरे भूकंप 300 से 700 किलोमीटर के बीच उत्पन्न होते हैं। इसके प्रभाव की बात करें तो उथले भूकंप धरातल के ज्यादा निकट होने के कारण अधिक विनाशकारी होते हैं और भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी नियुक्त किया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें, कार्यकाल और पदावधि अधिनियम 2023 के तहत ये मुख्य चुनाव आयुक्त की पहली नियुक्ति है। 2023 के अधिनियम को निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करके लागू किया गया है। साथ ही 2023 के अधिनियम के तहत भारत निर्वाचन आयोग को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। चलिए सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। भारत के संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ईसीआई की स्थापना के उपलक्ष्य में 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 1993 से ईसीआई में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त किए जाते हैं। ईसीआई को लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हालांकि 2023 के अधिनियम के तहत ईसीआई को कुछ अहम रूप में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन और लाभ प्रदान किए गए हैं। अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिविल या आपराधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए खोज एवं चयन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए निश्चित कार्यकाल तय किए गए हैं। अब ईसीआई द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां भी जान लेते हैं। सबसे पहले स्वायत्तता पर सवाल को देखें तो इसमें है चयन प्रक्रिया। खोज एवं चयन समिति में सरकारी प्रतिनिधियों का बहुमत है, जिससे चुनाव आयुक्तों की स्वायत्तता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। और दूसरी है चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके विपरीत किसी चुनाव आयुक्त को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। सीमित शक्तियां भी एक चुनौती है। राजनीतिक दलों द्वारा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी ईसीआई उनका पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता। और आखिरी है स्वतंत्र कर्मचारियों का अभाव। ईसीआई को अपने स्वयं का स्वतंत्र कार्यबल रखने की बजाय सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे इसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है। खबर के अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यानी सेवा शर्तें, कार्यकाल और पदावधि अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान भी जान लेते हैं। सबसे पहले पात्रता को देखते हैं। इसमें है सचिव स्तर का अधिकारी जो भारत सरकार में सचिव स्तर का पद धारण करता हो, और दूसरा अनुभव और सत्यनिष्ठा। चुनाव के प्रबंधन और संचालन का अनिवार्य अनुभव होना चाहिए। अब खोज यानी सर्च समिति के बारे में समझते हैं। इसके अध्यक्ष केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री होते हैं और इसकी संरचना में 2 सदस्य यानी सचिव या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी शामिल होते हैं। साथ ही ये 5 पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है। अब त्यागपत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया को समझते हैं। त्यागपत्र की प्रक्रिया को देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। वहीं पद से हटाने की प्रक्रिया देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली समान प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग की चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। यही समिति राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्त के लिए सिफारिश भेजती है। अब बात करें कार्यकाल और सेवा शर्तों की, तो किसी भी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो तक का होता है। अगर कोई चुनाव आयुक्त आगे चलकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तो उसके दोनों कार्यकाल मिलाकर 6 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक बार सेवा देने के बाद दोबारा इस पद पर पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो इस तरह चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नियम तय किए गए हैं। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में मृत्यु दंड को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई में कई खामियों को देखते हुए मृत्यु दंड को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिससे उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं मिल सका। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2019 मामले का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि कानूनी सहायता केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रभावी और सार्थक होनी चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी गई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर निष्पक्ष सुनवाई से क्या आशय है। निष्पक्ष सुनवाई एक मौलिक मानवाधिकार है जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा निष्पक्ष सुनवाई मानवाधिकारों के गैर कानूनी हनन से सुरक्षा प्रदान करती है तथा सभी व्यक्तियों की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इसी के साथ निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत भी जान लेते हैं। सबसे पहले है निर्दोषता की धारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेशवाद, इसके अनुसार प्रत्येक अभियुक्त को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है तथा अपराध साबित करने का भार अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन पर होता है। दूसरा है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। इसे समझने के लिए श्याम सिंह बनाम राजस्थान राज्य तथा अनुच्छेद 50 का संदर्भ लिया जाता है। इसके तहत न्यायाधीशों को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि न्यायिक निष्पक्षता बनी रहे तथा त्वरित सुनवाई के अधिकार के अंतर्गत मुकदमे की कार्यवाही में अनावश्यक देरी होना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
इसके लिए हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य और अनुच्छेद 21 का संदर्भ लिया जाता है। और आखिर में है एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 20(2) अर्थात किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता। इससे कानूनी निश्चितता सुनिश्चित होती है और बार बार अभियोजित होने के खिलाफ संरक्षण मिलता है। आइए खबर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जान लेते हैं। अधिकरण के समक्ष समानता यानी सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र का अनुच्छेद 10 की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकरण द्वारा निष्पक्ष लोक सुनवाई का अधिकार है। इसी के साथ अपील का अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का अनुच्छेद 14 दोषी व्यक्तियों को अपनी सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है। इनके अलावा रोम संविधि 2002 यह सुनिश्चित करती है कि मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध के आरोपी भी बुनियादी कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं। केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। एकीकृत पीएम आशा योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य फसल खरीद संचालन को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है। चलिए पीएम आशा योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इसका क्रियान्वयन मंत्रालय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल उपज के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान करना और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव को कम करना है। इसकी फसल कवरेज में दलहन, तिलहन और खोपरा शामिल है। चलिए अब पीएम आशा योजना के प्रमुख घटक जानते हैं। पहला है मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS। इसके तहत कवर की गई फसलों में दलहन, तिलहन और खोपरा यानी नारियलगिरी उचित औसत गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली फसलें शामिल हैं। इसकी खरीद एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED तथा भारतीय खाद्य निगम FCI है। इसकी लाभार्थी देखें तो पहले से पंजीकृत किसान राज्य एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसलों की सीधी बिक्री कर सकते हैं। 2024-25 के लिए प्रमुख अपडेट भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर यानी तूर, उड़द और मसूर की खरीद को राज्य के उत्पादन के 100% तक करने की अनुमति दी है। दूसरा घटक है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना यानी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम PDPS। इसमें वे सभी तिलहन शामिल हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की जाती है। केंद्र सरकार MSP और बिक्री या मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सीधे किसानों को करती है। यह भुगतान MSP मूल्य के 15% तक किया जाता है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सुविधाजनक विकल्प देखें तो वे हर वर्ष या सीजन में तिलहनों के लिए मूल्य समर्थन योजना या मूल्य न्यूनता भुगतान योजना में से किसी एक को चुन सकते हैं। और आखिरी है बाजार हस्तक्षेप योजना यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS। ये योजना शीघ्र नष्ट होने वाली उन फसलों की खरीद के लिए है जिनके लिए MSP घोषित नहीं की जाती है, जैसे कि टमाटर, प्याज और आलू। जब फसल का बाजार मूल्य पिछले सीजन से कम 10% गिर जाता है तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर इस योजना को लागू किया जाता है। अब अंत में योजना की कमियां भी जान लेते हैं। इस योजना का प्रभाव सीमित रहा है। इसकी 2 वजहें हैं। इस योजना में बहुत कम फसलों को शामिल किया गया है और भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स की कमी के कारण इस योजना का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बना रहता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना यानी MCGS लॉन्च की। MCGS MSME एक ऐसी योजना है जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को पात्र ऋण संस्थानों से 100 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहले MCGS MSME की अन्य मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। ट्रस्ट या फंड की बात करें तो इस योजना के प्रबंधन के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME यानी MCGF MSME बनाया गया है। इसका गठन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग DFS ने किया है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC इस योजना का प्रबंधन करेगी। यह DFS की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। दूसरा, गारंटी कवरेज। MCGS MSME के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए सदस्य ऋण संस्थानों यानी MLIs को NCGTC द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। सदस्य ऋण संस्थान MLI की बात करें तो यह योजना के तहत NCGTC के साथ पंजीकृत वाणिज्यिक बैंक NBFC जैसे वित्तीय संस्थान होंगे।
इस योजना के पात्र उधारकर्ता वैध उद्यम पंजीकरण वाले एमएसएमईज तथा किसी भी ऋणदाता के साथ गैर निष्पादित परिसंपत्ति नहीं होनी चाहिए और उपकरण या मशीनरी के लिए परियोजना लागत का न्यूनतम 75% होना चाहिए। योजना की अवधि की बात करें तो यह 4 वर्षों के लिए या 7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक उपलब्ध है या इनमें से जो भी पहले पूर्ण हो। इसी के साथ आइए एमसीजीएस एमएसएमई के प्रभावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है विनिर्माण को बढ़ावा। इस योजना के तहत एमएसएमईज को उपकरणों के विस्तार और उन्नयन के लिए बेहतर ऋण पहुंच मिलेगी। इसी के साथ मेक इन इंडिया के समर्थन से घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे एमएसएमई क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आखिर में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता। यह योजना एमएसएमईज को बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान करेगी। इससे भारत को एक प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। अगली खबर पर बढ़ने से पहले एमएसएमईज की बात कर लेते हैं, जिन्हें विकास का दूसरा इंजन भी कहा जाता है। वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमईज मौजूद हैं। वैश्विक विनिर्माण केंद्र की बात करें तो विनिर्माण का 36% तथा 7.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। वहीं निर्यात प्रोत्साहन कुल निर्यात का 45% है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण यानी नक्शा NAKSHA नामक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस पायलट प्रोजेक्ट का 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के रायसेन में उद्घाटन किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण यानी नक्शा के बारे में बात करते हैं। इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी DILRMP के भाग के रूप में 2024 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य भू स्वामित्व के विश्वसनीय दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड तैयार करना एवं उन्हें अपडेट करना है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगले 1 वर्ष में भारत के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों यानी UTs के 152 शहरी स्थानीय निकायों में भूमि रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित किया जाएगा। साथ ही इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसकी तकनीकी भागीदार सर्वे ऑफ इंडिया है। यह हवाई सर्वेक्षण करेगा और ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम यानी MPSEDC द्वारा एंड-टू-एंड वेब GIS प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इसे मुख्य सचिव के अधीन एक राज्य स्तरीय समिति SLC का गठन किया जाएगा। अब भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का महत्व समझ लेते हैं। पहला है नागरिकों को सशक्त बनाना। इससे वैध भूस्वामित्व दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है विवादों को कम करना। कानूनी दस्तावेजीकरण समाज में विवादों को कम करता है। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम होता है। प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिलना भी इसका एक महत्व है। डिजिटल दस्तावेजीकरण पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है। साथ ही शहरी नियोजन को भी सुविधाजनक बनाता है। और आखिरी है निवेश को बढ़ावा देना। इससे व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। खबर के अंत में DILRMP के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP 2016 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। इसके प्रकार को देखें तो यह 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसके प्रमुख घटक भूमि एवं पंजीकरण कंप्यूटरीकरण, राजस्व न्यायालय डिजिटलीकरण, आधार एकीकरण स्वैच्छिक आदि हैं। DILRMP की अवधि को 2021-22 से 5 साल यानी 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इनके अंतर्गत प्रमुख पहले देखें तो विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN या भू आधार, भूमि सम्मान आदि हैं। अब इसकी उपलब्धियां भी जान लेते हैं। इस योजना के तहत 95% अधिकार अभिलेख ROR डिजिटलीकृत किए गए हैं। 68% भूकर संबंधी मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है और 95% पंजीकरण कंप्यूटरीकृत किए गए हैं आदि। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे यूक्रेन की, जिसकी राजधानी है कीव।
यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह यूक्रेन में शांति सेना भेजेगा। इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो यह पूर्वी यूरोप में स्थित है। यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। इसके सीमावर्ती देश बेलारूस, हंगरी, मोल्दोवा, पोलैंड, रोमानिया, रूस और स्लोवाकिया हैं और इसके सीमावर्ती जल निकाय काला सागर और आज़ोव सागर हैं। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कार्पेथियन, क्रीमियन आदि हैं और प्रमुख नदियों में निपर जो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है, डेन्यूब, निस्टर आदि शामिल हैं। बात करें अर्थव्यवस्था की तो इसे यूरोप का ब्रेड बास्केट के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में से एक है। यह विश्व में सूरजमुखी के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपको बता दें कि सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय पुष्प है। अन्य बिंदुओं को देखें तो उसकी प्रमुख आपदा 1986 की चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है और विश्व धरोहर स्थल कीव में सेंट सोफिया कैथेड्रल है। इसके टैग सेंट सोफिया कैथेड्रल, यूरोप का ब्रेड बास्केट, नीपर, कार्पेथियन यूरोप आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सिटीजन डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क की प्रासंगिकता और भारत की सांख्यिकीय प्रणाली के साथ इसके एकीकरण पर विचार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने घोषणा की है कि प्राथमिक सदस्य जैसे कि बैंक जिसकी सरकारी प्रतिभूति बाजारों तक सीधी पहुंच है और उसके गिल्ड खाता धारक यानी जीएएच के बीच लेन देन का मिलान अब एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने उद्यमिता के लिए एआई माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया। आपको बता दें कि इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी और इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। चौथी पीढ़ी की डीप ओशन मानव युक्त वैज्ञानिक सबमर्सिबल मत्स्य 6000 का वेट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन यानी डीओएम के तहत लॉन्च किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के ऊपर प्रति चक्रवाती तूफान की मौजूदगी मुंबई में तापमान में वृद्धि का कारण बन रही है। प्रति चक्रवात के केंद्रीय भाग में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिसे अपसारी हवा कहते हैं। इसकी वजह से उच्च दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है। अंटार्कटिका की एकमात्र ज्ञात देशी कीट प्रजाति फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिज बेल्गिका अंटार्कटिका हाल ही में सुर्खियों में थी। इसे चरम मौसम की स्थिति में जीवित रहने की क्षमता के कारण एक एक्सट्रीमोफाइल कीट के रूप में भी जाना जाता है। व्हाइट विंग्ड डक का एक दुर्लभ जोड़ा असम के दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। आपको बता दें कि यह प्रजाति तराई के सदाबहार वनों और आर्द्र भूमियों में पाई जाती है। ट्रेल गार्ड एआई ने उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार को कम करने में सहायता की है। यह एक एंड टू एंड कैमरा आधारित अलर्ट प्रणाली है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।